तो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोथेरेपी का चैप्टर में। और आज का एपिसोड में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, जिसका ये एपिसोड नंबर 1 है। तो आज के एपिसोड में हम क्या क्या कवर करते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट में हम शॉर्ट ड्यूरेशन करंट के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन करंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंडर में कुछ सब टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे, जैसे नर्व ट्रांसमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व क्या होता है, एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली हम आज का ये एपिसोड हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन पे हम एंड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स में और भी कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगले एपिसोड में, जैसे कि हम फैराडे स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम गैल्वानिक स्टिमुलेशन, टेंस, आईएफटी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये करंट क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में सब हम आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इसी चैप्टर के अंडर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, अ करंट विथ वेरिंग मैग्नीट्यूड एंड कैन स्टिमुलेट मोटर नर्व रिजल्टिंग इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि अगर कोई करंट है जिसका अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को हम चेंज करते रहे तो उससे हम मोटर न्यूरॉन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो रिजल्ट करता है। ठीक है, इफ देयर इज नो मोटर नर्व प्रेजेंट, मसल फाइबर कैन स्टिल बी डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट करंट। अगर मान लीजिए किसी मसल्स में कोई नर्व सप्लाई नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पैरालिसिस का केस है जिसमें नर्व सप्लाई नहीं होने की वजह से ही वहाँ पे वो पैरालिसिस हुआ है, ठीक है, जहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं जब हम कोई अप्रोप्रिएट करंट को हम डायरेक्टली मसल के ऊपर में रख करके हम स्टिमुलेट करें, मसल्स को स्टिमुलेट करें। ठीक है, तो अब ये है टाइप ऑफ करंट्स। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ करंट होते हैं, इम्पल्स विथ शॉर्ट ड्यूरेशन करंट एंड इम्पल्स विथ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। ठीक है, तो हम इम्पल्स विथ शॉर्ट ड्यूरेशन करंट से हम स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन करंट जो है, तो ड्यूरेशन लेस देन 10 मिली सेकेंड्स आर कंसिडर्ड शॉर्ट। ठीक है, किसी भी इम्पल्स का अगर ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड से अगर कम है, उस इम्पल्स को हम शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, टिपिकली इट इज़ यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग द नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स, यानी कि ये नॉर्मली उन मसलों के लिए स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मल नर्व का इनर्वेशन है, यानी कि वहाँ पे नर्व का कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है, दीज इम्पल्स आर कैटेगराइज्ड एज फैराडिक टाइप ऑफ करंट। तो इस टाइप के जो इम्पल्स होते हैं उसको हम लोग फैराडिक करंट कहते हैं। हम आगे चल करके फैराडिक, गैल्वानिक, टेंस, आईएफटी सब के बारे में पढ़ेंगे। The frequency of such impulses is usually between 50 to 100 impulse per second. इन सब का जो फ्रिक्वेंसीज होता है यूजुअली वो 50 to 100 impulse per second होता है, या फिर 50 to 100 हर्ट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। 50 to 100 हर्ट्स इसका फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, जो सेकेंड टाइप ऑफ करंट है उसे हम कहते हैं इम्पल्स विथ लॉन्ग ड्यूरेशन करंट, जिसका ड्यूरेशन लंबा है। ठीक है, ड्यूरेशन मोर देन 10 मिली सेकेंड्स आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। ठीक है, किसी भी इम्पल्स का अगर 10 मिली सेकेंड से ड्यूरेशन लंबा है तो उसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन करंट कहते हैं। मेनली यूज्ड टू स्टिमुलेट द डिनर्वेटेड मसल्स। ठीक है, ये मेनली डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा अभी मैंने बताया एग्जाम्पल, किसी भी प्रकार का पैरालिसिस या फिर कहीं पे नस कट गया है, नर्व डैमेज हो गया है, नर्व सप्लाई पूरी तरह से उस मसल्स में डैमेज हो गया है, तो वो मसल्स हो जाता है डीनर्वेटेड मसल्स, यानी कि उसमें कोई नर्व का सप्लाई नहीं है। उस टाइप के मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन करंट का इस्तेमाल किया जाता है। दीज इम्पल्सेस आर टर्म्ड इंटरप्टेड और मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट। इसको हम इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं, और या फिर हम इसको मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप के फ्रीक्वेंसीज या फिर इम्पल्स को हम गैल्वानिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है,
तो अभी अभी हमने पढ़ा फैराडिक करंट और गैल्वेनिक करंट। फैराडिक करंट जो है वो इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है यूज। और शॉर्ट ड्यूरेशन करंट में और दो टाइप के करंट होते हैं, आईएफटी और टेंस, दोनों भी शॉर्ट ड्यूरेशन करंट होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन करंट है वो होता है गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट जो है वो डिनर्वेटेड मसल्स के लिए, जिसमें नर्व सप्लाई खत्म हो गया है, उस मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे फिजियोथेरेपी में मॉडलिटीज़ है, आईएफटी, टेंस, फैराडिक करंट, गैल्वेनिक करंट, आपके आसानी के लिए मैंने इसको एक टेबल में अरेंज कर दिया है, जिसमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी वाइज मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले जो आईएफटी है, ये देखिए आईएफटी जो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईएफटी जो होता है दो मीडियम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईएफटी जो है दो मीडियम फ्रीक्वेंसी आपस में क्रॉस करते हैं और एक रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बनता है जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम आईएफटी में हम मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है जो हमारे बॉडी में हम अप्लाई करते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। उसके बाद जो टेंस है यानी कि ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन करंट रहता है और लो फ्रीक्वेंसी करंट रहता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है और फ्रीक्वेंसी भी लो रहता है। फैराडिक करंट ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन करंट रहता है और इसका भी फ्रीक्वेंसी लो रहता है। ठीक है, और गैल्वेनिक करंट फाइनली ये ही एकलौता एक करंट है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन करंट रहता है, और ये इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। तो ये गैल्वेनिक एक ऐसा करंट है जो लॉन्ग ड्यूरेशन करंट होता है। तो यहाँ पर मैंने की टेक अवे बताया है आपको, गैल्वेनिक इज़ अ यूनिक लॉन्ग ड्यूरेशन लो फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी। गैल्वेनिक ही एक ऐसा करंट है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन करंट है और लो फ्रीक्वेंसी करंट है। बाकी जितने भी करंट है आईएफटी, टेंस या फिर फैराडिक करंट, सारे लो फ्रीक्वेंसी और लो ड्यूरेशन करंट है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, आईएफटी यूजेस मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि आईएफटी दो मीडियम फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर करता है और रिजल्टेंट वो लो फ्रीक्वेंसी करंट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद टेंस एंड फैराडिक करंट फॉल्स अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन लो फ्रीक्वेंसी मॉडलिटीज फॉर इनर्वेटेड मसल्स। टेंस और फैराडिक करंट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन करंट रहता है और लो फ्रीक्वेंसी करंट रहता है जो कि इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें क्या है कि इसका जो इम्पल्स होता है, इम्पल्सेस रिपीटेड लेस फ्रीक्वेंटली compared to the short duration such as 30 repetitions to 100 repetitions milliseconds। ठीक है, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट ड्यूरेशन करंट का। अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व। यानी कि नर्व के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। जो नर्व में जो कंडक्शन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के वजह से होता है। तो इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को समझना ज़रूरी है। इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से नर्व में किसी भी प्रकार का नर्व सप्लाई या फिर नर्व में इम्पल्सेस फ्लो होता है और हमारा मसल्स जो है वो स्टिमुलेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे नर्व ट्रांसमिशन, यानी कि एक नर्व में किस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसमिट होता है, कैसे प्रोपागेट करता है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ नर्व ट्रांसमिशंस इन्वॉल्व्स द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग अ नर्व फाइबर initiated by a stimulus that can be electrical or chemical। तो समझ में आया फ्रेंड्स? तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अप कर देता हूँ कि मान लीजिए ये नस है, नर्व है, नर्व में अगर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हो रहा है तो उस फिनोमिना को हम नर्व ट्रांसमिशन कहते हैं, और ये एक स्टिमुलस के बाद ही स्टार्ट होता है। ये या फिर वो एक केमिकल स्टिमुलस हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, जब हमारा जो नॉर्मल बॉडी है इसमें जो स्टिमुलस होता है वो केमिकल स्टिमुलस की वजह से, यानी कि कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे नर्व में वो स्टिमुलस पैदा होता है और वहाँ पे इम्पल्स डेवलप होता है और वो हमारे नर्व के थ्रू ट्रांसमिट करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस स्टिमुलेशन अल्टर्स द परमिएबिलिटी ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन अलाउइंग सोडियम आयन्स टू फ्लो इनटू द सेल लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन वेव।
नॉर्मली जब जो नर्व होता है, नर्व के बाहर में सोडियम का मॉलिक्यूल्स होता है और नर्व के जो अंदर होता है वो पोटेशियम रहता है, और ये नर्व का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन। और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे ही किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन वहाँ पर होता है तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है, इसका जो परमिएबिलिटी है, मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाता है और सोडियम अंदर की तरफ आ जाता है और पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। इसमें क्या है कि सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है आपस में, ठीक है। चलिए मैं इसको थियोरेटिकली आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस स्टिमुलेशन alters the permeability of the nerve membrane allowing sodium ions to flow into the cell। यानी कि इसका परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज हो जाता है और सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ जाता है, जिसके वजह से अंदर में पॉजिटिव हो जाता है और बाहर में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। बिफोर द नर्व इज स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेशन से पहले क्या होता है कि इट इज इन अ पोलराइज्ड स्टेट characterized by difference in electrical charges inside and outside the plasma membrane. In the resting nerve, outside is positive and inside is negatively charged. This is because of higher concentration of potassium ions inside the cell and sodium ions outside the cell. This is called polarized state. जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ये है polarized state, यानी कि ये अभी stimulated नहीं हुआ। ये जो नर्व आप देख रहे हैं ये नर्व है और इसमें सोडियम बाहर की तरफ है और पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ है, तो ये अभी स्टिमुलेट नहीं हुआ है और इस स्टेट, रेस्टिंग स्टेट को हम पोलराइज्ड स्टेट होते हैं। तो व्हेन अ स्टिमुलस अकर्स इट डिसरप्ट दिस पोलराइज्ड स्टेट, इस पोलराइज्ड स्टेट को डिसरप्ट करता है। दिस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन रिड्यूसेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेकिंग इनसाइड सेल नेस नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि वही बोल रहा है कि परमेबिलिटी चेंज हो जाता है, सोडियम अंदर की तरफ आता है, पोटेशियम बाहर की तरफ आता है, जिसके वजह से बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाता है और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम, इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। तो जैसे ही यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्टिमुलस आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, चाहे वो केमिकल स्टिमुलस हो, तो देखिए मैंने इसको आपको एक एनिमेशन के ज़रिए दिखाया है। ये है देखिए नॉर्मल स्टेट। तो अभी क्या है, सोडियम अभी बाहर की तरफ आएगा और पोटेशियम अंदर की तरफ जाएगा और ये अब ये डीपोलराइज स्टेट में आ गया है, ठीक है। इसका परमेबिलिटी चेंज हुआ और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया। इफ द डीपोलराइजेशन रीचेस अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड इट ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टेट जो अभी मैंने जो बताया, सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज, जैसे ही वो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड में पहुंचता है वहां पर एक एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होता है, ठीक है। एज दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रैवर्स इट प्रॉम्प्ट्स द नेबरिंग सेगमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अंडरगो डीपोलराइजेशन, देयरबाय गारंटीइंग द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड रैपिडली एंड इफेक्टिवली। तो जैसे ही वो एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ट्रिगर होता है, ये क्या करता है कि ये अपने नेबरिंग सेगमेंट में, नर्व का जो नेबरिंग सेगमेंट है वहाँ का एरिया को डीपोलराइज करता है, ठीक है। फिर वो क्या है कि वो दूसरे अपने नेबरिंग वाले सेगमेंट, नर्व का सेगमेंट को डीपोलराइज करता है और ये डीपोलराइजेशन जो है वो धीरे धीरे प्रोपेगेट करता है और इससे क्या है कि इफेक्टिवली जो है नर्व का जो ट्रांसमिशन या फिर सिग्नल है वो नर्व के थ्रू प्रोपेगेट होता है या फिर ट्रांसमिट होता है। इसको मैं आपको फिर से एक एनिमेशन के ज़रिए बताता हूँ। ये एनिमेशन मैंने खुद बनाया है, बहुत मेहनत किया है फ्रेंड आप लोगों के लिए। देखिए ये अभी पोलराइज स्टेट है, जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आता है ये पोलराइज हो जाता है। देखिए ये एक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अभी भी ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है, ठीक है। फिर अब ये नेबरिंग एरिया को देखिए, नेबरिंग एरिया को ये प्रोपेगेट कर रहा है और वापस जो है इसका जो पीछे वाला एरिया है वो वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल में वो आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट है अकोमोडेशन, ठीक है। Accommodation refers to the adaptation of nerve to a constant current।
यानी कि कॉन्स्टेंटली अगर हम नर्व को स्टिमुलेट करते रहे एक ही टाइप के करंट से, तो होता क्या है कि हमारा जो नर्व है वो अडॉप्ट कर लेता है और वो अब उसी इंटेंसिटी से अब वो स्टिमुलेट नहीं होता है। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल से शब्दों में समझाऊं तो जैसे कि मान लीजिए परफ्यूम है, परफ्यूम को अगर हम पहली बार अगर कोई स्प्रे करता है बॉडी स्प्रे, तो हमें उसकी सेंट आता है या फिर खुशबू आती है, लेकिन कुछ देर के बाद हमारा नाक जो है उसको अडॉप्ट कर लेता है और उस परफ्यूम का सेंट फिर हमें दोबारा नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि हमारा नर्व जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इसी चीज़ को समझाया रहा है कि व्हेन अ नर्व इज एक्सपोज टू स्टेडी करंट, जब एक नर्व स्टेडी यानी कि एक स्टेडीली कोई करंट फ्लो हो रहा है उससे एक्सपोज हो रहा है, इट बिकम्स लेस एक्साइटेड ओवर टाइम, समय के साथ अब उसी करंट से वो एक्साइट नहीं होता है। टू ओवरकम दिस, वेरिंग द इंटेंसिटी और यूजिंग पल्स्ड करंट इज मोर इफेक्टिव फॉर स्टिमुलेशन। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें इंटेंसिटी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, या फिर पल्स का जो करंट का जो पल्स है उसको भी हम लोग को चेंज करते रहने से ये अकोमोडेशन नहीं आएगा। यही चीज़ इसमें समझाना चाह रहा है। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन। तो नर्व स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका क्या हमारे सेंसरी नर्व में क्या इफेक्ट होता है, इसके हमारे मोटर नर्व में क्या इफेक्ट होता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन अ नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड इट कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन। यानी कि कोई भी नर्व अगर स्टिमुलेट होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टिमुलेट किए, तो ये बोथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी फ्लो होता है इम्पल्स और इस डायरेक्शन में भी फ्लो होता है इम्पल्स, यानी कि दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स जो है फ्लो होता है। तो क्या होता है जब एक सेंसरी नर्व स्टिमुलेट होता है, सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, सेंसरी नर्व जैसे सेंसेशन, जैसे टच का सेंसेशन, पेन का सेंसेशन, हीट का सेंसेशन, हमारे स्किन में जो हम सेंसेशन फील करें उसको हम लोग सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन के जरिए ही होता है। तो द अपवर्ड ट्रैवलिंग इम्पल्स इज felt as a sensation while the downward traveling impulse has no noticeable effect। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस पॉइंट पे हम लोग स्टिमुलस देते हैं उसके दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स फ्लो होता है, लेकिन जब हम सेंसरी नर्व में अगर किसी प्रकार का हम स्टिमुलस देते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, तो जो अपर साइड में जो ट्रैवल कर रहा है वो जाकर के आपको सेंसेशन के रूप में हमें फेल्ट होता है, लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट पल्स ड्यूरेशन रिजल्ट इन वेरिंग सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि अगर अलग अलग पल्स ड्यूरेशन, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स और इम्पल्स और लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्स, दोनों का जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है, यानी कि ड्यूरेशन के साथ उसका सेंसरी एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल की तरह समझाया गया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन जो करंट है प्रोड्यूसेस एन अनकंफर्टेबल स्टैबिंग सेंसेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन करंट है वो अनकंफर्टेबल होता है और वो स्टैबिंग, यानी कि आपको कोई छुरा घोंप रहा है उस टाइप का आपको फील होगा, चुभने जैसा फील होगा। ठीक है, कोई चाकू से आपको घोंप रहा है उस टाइप का आपको महसूस होगा और वो अनकंफर्टेबल रहेगा, पेनफुल टाइप का भी रहेगा। लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन करंट होता है, एग्जाम्पल 1 ms मिली सेकेंड्स और लेस, रिजल्ट इन माइल्ड प्रिकिंग सेंसेशन, यानी कि इसका जो सेंसेशन होता है वो माइल्ड होता है और प्रिकिंग सेंसेशन, जैसे कि कोई हल्का हल्का कोई सुई चुभा रहा हो उस टाइप का आपको फीलिंग होता है, जो कि एक तरह से कंफर्टेबल भी रहता है और आप इसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मोटर नर्व स्टिमुलेशन। तो अब क्या होता है जब हम मोटर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि द इम्पल्स ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन बट the upward impulse cannot pass the first synapse and has no effect। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जहाँ पर भी स्टिमुलस होता है इसके दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स ट्रैवल करता है, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है वो एक सिनेप्स में आता है। सिनेप्स आप जानते होंगे, दो न्यूरॉन का जंक्शन, उस सिनेप्स पे जाकर के वो रुक जाता है और वो और ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाता है। अब लिखा है कि द डाउनवर्ड इम्पल्स रीचेस द मसल्स सप्लाइड बाय द मोटर नर्व कॉजिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इम्पल्स जा रहा है वो उस मसल्स को जाकर के स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस मसल्स को वो नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट लिखा है कि द मैक्सिमम रेस्पॉन्स इज अचीव्ड एट द मोटर पॉइंट वेयर
motor nerve enters the muscles or at the superficial point of deeply placed muscle। इसका मतलब आप समझें, यानी कि जो स्टिमुलस से जहाँ पर हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं वो मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगा जहाँ पर नर्व जो है मसल्स में एंटर कर रहा है। ये मान लीजिए मसल्स बल्क है और नर्व इसमें एंटर कर रहा है, तो इस पॉइंट में अगर हम स्टिमुलेशन देंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ये मसल बल्क है और इसके अंदर से नस गुजर रहा है, तो वो उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा जहाँ पर नर्व सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल है। मान लीजिए ये नर्व मसल बल्क है और इस पॉइंट में जो है नस जो है सबसे सुपरफिशियल है, बाकी तरफ थोड़ा सा डीप है, तो उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये दो जो पॉइंट है, इसी दो पॉइंट को हम मोटर पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी दो पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन अचीव होता है जब हम किसी प्रकार का स्टिमुलेशन देते हैं। अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के करंट का क्या इफेक्ट होता है स्टिमुलेशन में। ठीक है, देख लिए। सबसे पहला सिंगल स्टिमुलस, यानी कि कोई एक सिंगल स्टिमुलस हुआ है तो दिस प्रोड्यूसेस अ मसल ट्विच, हल्का सा मसल ट्विच इस तरह से हल्का सा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर जब हम एक लो फ्रीक्वेंसी करंट दे रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 1 to 10 हर्ट्ज है, दिस क्रिएटेड आइसोलेटेड मसल ट्विच। ठीक है, बीच में कोई रेस्ट नहीं रहता है, एक आइसोलेटेड मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हो गया। ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जिसमें 20 to 50 हर्ट्ज होता है लीड्स टू इनकम्प्लीट टेटानी या फिर पार्शियल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं तो उसमें क्या होगा कि पार्शियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर इसको हम लोग इनकम्प्लीट टेटानी कहते हैं। मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक रिलैक्सेशन का भी पीरियड होता है, तो उसको हम इनकम्प्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, यानी कि एक वाइब्रेट जैसा फील होगा। ठीक है, लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं मोर देन 60 हर्ट्ज, ठीक है, वैसे हम मसल स्टिमुलेशन के लिए किसी भी प्रकार का हाई फ्रीक्वेंसी करंट नहीं देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी करंट में हमारा अल्ट्रासाउंड आ जाएगा और फिर शॉर्ट वेव डायथर्मी, वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट। हाई फ्रीक्वेंसी करंट में क्या होगा कि कंप्लीट टेटनी मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ होगा और सस्टेंड, यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट होकर रह गया है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होकर रह गया है। ठीक है, ये चीज़ हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका आपको रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड, इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड, कितना मोटर यूनिट्स, कितना मोटर नर्व्स को हमने एक्टिवेट किया है, वो अगर जितना ज़्यादा हम मोटर नर्व को या मोटर यूनिट को हम एक्टिवेट करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। और दूसरा पॉइंट है इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है और कितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज, करंट का रेट कितना, फ्रिक्वेंसी कितना चेंज हो रहा है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसा रहेगा। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा, ज़्यादा जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ केसेस बताया कि सडन राइज इन करंट कॉजेज इमीडिएट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर करंट को हम सडनली इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पे एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, अचानक से अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, अगर हमारा मसल स्टिमुलेशन का जो मशीन होता है उसमें अचानक से हम अगर इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो अचानक से इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल राइज अलाउज एकोमोडेशन एंड रिजल्टिंग इन वीकर कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज किए, उसको 2 मिनट के लिए रहने दिए, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किए, फिर 2 मिनट के लिए रहने दिए, तो इसमें क्या है कि हमारा मसल्स भी है वो एकोमोडेट होते जाता है और उससे हमें एक वीकर कॉन्ट्रैक्शन, कमजोर कॉन्ट्रैक्शन अचीव होता है। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, उसकी वजह से इसमें वीकर कॉन्ट्रैक्शन हमें अचीव होता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहीं पर मैं अपना लेक्चर को एंड करता हूँ। अगला जो एपिसोड आने वाला एपिसोड है मैं उसमें फैराडे करंट, गाल्वानिक करंट, एक एक करके सारे जो करंट है उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। और यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स है उसके लिए मैं क्लाइटन बुक का रेफ़र कर रहा हूँ। अगर आपको क्लाइटन बुक खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप उस बुक को खरीद सकते हैं। और आप मेरे ये वेबसाइट को भी चेक करिए जहाँ पर आपको दूसरे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप किसी प्रकार का केसेस को हैंडल करना चाहते हैं, किस तरह से आपको ट्रीटमेंट देना है, उसके बारे में मैं वहाँ पे ब्लॉग में और दूसरे हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी वहाँ पे देते रहता हूँ। तो मेरे ब्लॉग को भी आप चेक करें। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी भी प्रकार का कोई कमी रह गया है या फिर कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।